तो आपको स्क्रीन दिख रही है? कैन दिस स्क्रीन हाँ, ओके ओके, वेट। Okay, so this is first lecture of our PB class. So in this lecture I will teach you about methods, okay, and basics of PEB structure, and which method used for PEB structure to design. Okay, so this is a introduction of design methods. So first we see about limit state design method. Okay, I will teach you about LSD, limit state design method, LRFD, and ASD methods. This method where to use and what time मीन्स कब इसे यूज़ करते हैं, और इसका मीन्स कब मेथड, कौन सी मेथड जो है यूज़ करना चाहिए पीईबी के स्ट्रक्चर के लिए. ओके, तो ये लेक्चर में देखने वाले हम. So introduction of design methods. The LSD, limit state design method for PEB, pre-engineering building structure as per IS 800/2007, involve analyzing and designing steel structure based on limit state, ultimate and serviceability condition. Below its standard, below is a structural approach. Okay, यहाँ पे जो है कुछ अप्रोच दिए हुए. यहाँ पे सब में पहले आता है हमारा की डिज़ाइन प्रिंसिपल. ओके, if you design IS 800/2007, then limit state design method involve two conditions. Limit state consider ultimate limit state and serviceability limit state. In ultimate limit state we carry with focus on strength, stability and fatigue. Okay, strength, stability and fatigue. And in serviceability हमारे स्ट्रक्चर में क्या स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है, तो उसके स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, फटिक के लिए हमें लिमिट स्टेट, अल्टीमेट लिमिट स्टेट देखना पड़ता है. और सर्विसबिलिटी लिमिट स्टेट जब हमारे स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन हो रही या वाइब्रेशंस हो रहे हैं या ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए सर्विसबिलिटी लिमिट स्टेट के ज़रिए हम देखते हैं. अब इसके अंदर दो चीज़ है, जैसा हर कोड के जैसा, मतलब ASC कोड ले लो या फिर इंडियन स्टैंडर्ड कोड ले लो. जब हम इससे मीन्स कौन से भी कोड के ज़रिए डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर फैक्टर्स रहते हैं. ओके, जैसा इस IS कोड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स है, LRFD, ASD में अलग फैक्टर्स रहते हैं. वो LRFD और ASD देखते टाइम मैं आपको बता दूंगा. तो वैसा ही यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, ये कब यूज़ करना चाहिए हमें पता होना चाहिए. ओके, जैसा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्लॉज 5.3.1 IS 800/2007 LSD में दिया है फॉर मटेरियल. ओके, फॉर मटेरियल 1.1 एंड 1.25. ओके, कब 1.1 यूज़ करना चाहिए, कब 1.25 यूज़ करना चाहिए, ये भी हमें IS कोड बताता है. फॉर लोड्स gamma P for permanent and gamma H for impose etc. सो यहाँ पे हम इसकी डिटेल देखेंगे. ये इसकी डिटेल जानना बहुत ज़रूरी होता है. जो भी हम फैक्टर्स लेते हैं वो फैक्टर क्यों आए हैं, और इसे हमें मीन्स मटेरियल डिज़ाइन करने के लिए चाहिए या फिर कनेक्शन डिज़ाइन करने के लिए चाहिए या फिर फाउंडेशन डिज़ाइन करने के लिए चाहिए, ये हमें पता होना ज़रूरी है. हम कौन सा भी फैक्टर कभी भी यूज़ नहीं कर सकते. इसकी एक कंडीशंस रहती है, वो कंडीशन के हिसाब से ही हमें ये फैक्टर्स लेना पड़ता है. तो IS 800/2007 लिमिट स्टेट डिज़ाइन LSD, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर gamma M अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटीज इन मटेरियल स्ट्रेंथ एंड फैब्रिकेशन. द टू की फैक्टर आर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल. ओके, यहाँ पे मैंने आपको बताया gamma M0 1.1 जो यूज़ होता है अप्लाइड टू यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील. FY जो रहता है हमारे स्टील का,
वहाँ पे तब यूज़ करते हैं हम F5 में, यूज़ फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेंशन, कॉम्प्रेशन, बेंडिंग, शेयर, ओके, एंड बकलिंग रेजिस्टेंस कॉलम एंड बीम। इसके लिए हम गैमा M0 की वैल्यू यूज़ करते हैं, ये यील्ड स्ट्रेंथ के लिए होता है। और गैमा M1 जो है 1.25 अप्लाई टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ FU, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है ये। इसे गैमा M1 1.25 कब यूज़ करते हैं, जब हम कनेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसा बोल्टेड वेल्डेड जॉइंट या फिर रप्चर स्ट्रेंथ डिज़ाइन कर रहे हैं, एग्जांपल ब्लॉक, शेयर, टेंशन, रप्चर, तो इसके लिए हम 1.25 यूज़ करते हैं। ओके, ये समझ में आया आपको? हर एक फैक्टर्स का ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो है मीन्स ये भी पता होना चाहिए कि कब मैनुअल डिज़ाइन कैसा करते हैं ये चीज़ का। नहीं तो हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे कोई से भी चीज़ डिज़ाइन कर लेंगे तो हमें कभी इसका पीछे का बैकग्राउंड नहीं मालूम है, सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा क्लाइंट क्या भाई इसका आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताइए, कौन से रेफरेंस लिए आपने, तो वो नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं होता हमारा। जैसा ये यहाँ पे है गैमा M0 गैमा M1 की वैल्यू है 1.1 1.25, ये पता होना ज़रूरी है जब हम स्टेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं। और ये 1.1 कब यूज़ करना है, 1.25 कब यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब अलग अलग पैरामीटर्स कब कब यूज़ करना चाहिए, ये एक समरी है। व्हेन टू यूज़ गैमा M0 1.1 वर्सेस गैमा M1 1.25। डिज़ाइन सिनेरियो, आपका स्ट्रक्चर का भी यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन हो रहा है आपका। यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन में एग्जांपल बेंडिंग, एक्सियल लोड्स ये आ रहे हैं, तो गैमा M0 की वैल्यू 1.1 लेंगे हम जैसा यील्ड स्ट्रेंथ FI है। लोकल बकलिंग चेक्स आपके जैसा आई बीम्स के अंदर जो है या फिर गर्डर्स के लिए लोकल बकलिंग जो होती है वो डिज़ाइन करना है आपको, तो 1.1 हम फैक्टर लेंगे। ओवरऑल बकलिंग कॉलम्स और बीम्स के लिए 1.1 लेंगे। बोल्टेड कनेक्शन के लिए 1.25, बोल्टेड कनेक्शन कौन से भी रहने दो, शेयर, बेयरिंग, और वेल्डेड कनेक्शन के लिए भी 1.25 फैक्टर लेंगे हम। ब्लॉक, शेयर, फेल्यूर एंड नेक्स्ट सेक्शन रप्चर इसके लिए 1.25 फैक्टर्स लेते हैं हम डिज़ाइन करने के लिए। अब ये कुछ एग्जांपल्स है और ये कुछ फार्मूलेस हैं, जैसा कौन से भी जैसा कॉम्प्रेशन मेंबर है, टेंशन मेंबर है, बोल्टेड कनेक्शन है, उसमें कौन से फार्मूलेस यूज़ होते हैं, वो फार्मूलेस में मीन्स कैसे उसके यूज़ करना चाहिए, तो ये आपको मीन्स मैंने एक एग्जांपल कैलकुलेशन से मीन्स यहाँ पे सिर्फ फार्मूले से डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन टेंशन, आपका कौन सा भी मेंबर आप डिज़ाइन कर रहे हो स्टेज स्ट्रक्चर का, अभी वो टेंशन में है, तो टेंशन में है तो उसकी टेंशन कैरिंग कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करने की है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रॉस एरिया, उसका यील्ड स्ट्रेंथ और आपका जो सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, आपका मीन्स यील्डिंग में है तो आपका जो ग्रॉस सेक्शन एरिया है वो यील्डिंग में है, या फिर आप रप्चर एट नेट सेक्शन निकाल रहे हैं, आप और कम कर रहे हैं, जैसा रप्चर निकाल रहे हैं उसका नेट सेक्शन का, तो आपको 0.9 इंटू एन जो भी नेट एरिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है 0.9 से इंटू FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल डिवाइडेड बाय partial safety factor of that material. So in this case we take 1.25. Okay, if your section in tension, then you can go with these two formulas, and if your component is in compression, then you can calculate from this formula, you can get the actual load value of that compression member. So in that AE N2 FY divided by gamma M0. AE is nothing but that compression member area into FY yield strength of that material divided by partial safety factor of that material. If your member in compression, if you design the compression member, then you can take the partial safety factor is 1.1. Okay, AE is nothing but effective area considering for buckling. Okay, effective area you can calculate in compression member. This is effective area. Design strength of bolted connection. If you design bolted connection,
In this case, clause is also mentioned IS 800 2007 clause 6.2. This criteria is given for design of compression member. Clause 7.1.2, this formula is given, and design for strength, design strength of bolted connection, clause 10.3. In that clause IS 800 2007, this formula is given. Okay, so if you want to design with bolted connection with shear capacity of bolt, so you can go with this formula. It is FUB into ANB divided by under root 3 gamma m1. So you can calculate that shear capacity of that bolt under bolted connection. If you want to design, if you want to calculate the bearing capacity of plate, then you can go with this formula. Okay, so why different factors? So we see this 1.1 and 1.2. So why this factor is 1.1 and 1.25? 1.1 is less, 1.25 more. Why this consider? Okay, for yield strength gamma m0 1.1, for yield strength, why we take consideration 1.1? Because of yielding is less critical than rupture. Okay, because of ductile failure, yielding is less critical. Okay, if you design the yielding, means if you think about material yield strength of that material, steel material, then yielding is less critical. Okay, so because of that 1.1 we take, and smaller safety factor allow economical design. If you consider higher value, then your structure is become uneconomical. Your structure become strengthened but uneconomical. Because of economical design, we take smaller factor 1.1 for gamma m0. Why we take 1.25 for other? Because rupture 1.25 is take for rupture is brittle and कैटास्ट्रॉपिक, हायर सेफ्टी फैक्टर. ओके, रप्चर जो रहता है हमारा ब्रिटल रहता है, मतलब जल्दी वो टूटने की उसकी कैपेबिलिटी रहती है, तो इसलिए हम 1.25 लेते हैं. 1.25 हायर वैल्यू लेते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कभी उसके ऊपर फटीग या फिर साइक्लिक लोडिंग आती है तो उसके अंदर भी वो मीन्स फेल ना हो. ओके, account for variability in ultimate strength. So because of that we take 1.25 higher safety factor because of that rupture is brittle. Gamma m0 1.1 for member design, yielding and buckling. If you do if you design member, then you can take this gamma m0 1.1, and for connection design and rupture checks you can take this 1.25 for that. Okay, so always refer to IS 800 2007 table 5 clause 5.3.1 for exact factor. In this slide I will take one example also. Okay, this is for tension member. If you take angle section, then you see this section ISA 100 by 100 by 6 angle section. Okay, is the ultimate yield strength and ultimate strength and strength of that material. Fe 410 steel, yield strength of that material of tension member is 250. Fu ultimate strength is 410 MPa. Gross area of this member is 1167 mm square. Okay, net area is 1035 mm square after detecting one bolt hole of 22 mm. Design strength. If you want to calculate design strength, then you can go with this formula. Yielding of gross section gamma m0 is equal to 1.1. Tension, okay, TDG is equal to AG gross area into Fy yield strength divided by gamma m0. You can get the yielding cross section means टेंशन मेंबर में यहाँ पे जो आपका जो मेंबर है उसकी कैपेसिटी कितनी रहेंगी वो बता देता है. 265.2 किलो न्यूटन
if you consider yielding of gross section. If you consider rupture at net section, then you can calculate 0.9 into n into Fi divided by gamma m1. In above slide I will give this means this formula. Okay, 0.9 into n is net area 1035 into ultimate strength 410 divided by 1.25. You can get the 305.8 kilonewton. In rupture this tension we get, and for yielding this get. Okay, for governing strength, so what the actual strength governed by this tension member? So minimum of this, okay, minimum means minimum of 265 and 305. You can get minimum in this you can take 265.2 kilonewton is a minimum. Then this is the governing strength of that angle tension member angle section. Okay, so this is criteria. You can calculate tension member yielding means tension member strength. If you want to design compression member of column, then you can go with section ISHB. I will take one example. Okay, so this is ISHB 200 and is effective length is 3 meter, slenderness ratio is 120, buckling class C for roll I section. Okay, design strength for buckling stress FCD from table 9C of IS 800. You can get this slenderness ratio 120 and FE 410. You can get the FCD value, design strength of value 80 80 MPa approximately, and design compressive strength gamma m0 is equal to 1.1. Okay, so if you want to calculate design strength, then you can get this formula Ag into FCD divided by gamma m0. So Ag is nothing but, क्या बोले आपने? yielding strength FCD. This is actually calculated. Okay, this is from table 9C of IS 800. If you take this value lambda is equal to 120 and Fe is equal to 410, then you can get this FCD value, design strength of compression member. Okay, FCD value from this table you can take this value 80 MPa. हाँ, आपको यहाँ पे मिल, हाँ यहाँ पे मिल लेंगे आपको टेबल 9C के अंदर. Okay, design compressive strength gamma m0 is equal to 1.1. Okay, if you मतलब आपको जब कभी डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के कॉम्प्रेशन मेंबर के, तो यहाँ पे पी डी इज इक्वल टू ए जी इंटू एफ सी डी डिवाइडेड बाई गैमा m0. यहाँ पे हमने पहले फार्मूला बताया था आपको मैंने. तो ए जी इज़ यहाँ पे ग्रॉस एरिया दिए, मीन्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा IS HB 200 का. तो यहाँ पे 5280 है इंटू 80, एफ सी डी वैल्यू यहाँ पे 80 है मेंबर की, और डिवाइडेड बाय गैमा m0 1.1. ओके, तो यहाँ पे जो है आपको पी डी वैल्यू इसकी मिल जाएंगी, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ दैट कॉम्प्रेशन मेंबर 384 किलो न्यूटन. तो यहाँ पे ये आपको टेंशन मेंबर का एक बताया मैंने आपको, कॉम्प्रेशन मेंबर है. अब तीसरा आता है लेटरली अनसपोर्टेड बीम. ओके, जैसा कौन सी भी बीम जो है लेटरली कभी अनसपोर्टेड रहे तो उसको कैलकुलेट कैसा करना है. सो सेक्शन ISHB, यहाँ पे जो है हम एग्जांपल लेने वाले ISHB 300 का, और स्पान जो है हमारा 6 मीटर का है, वो है लेटरली अनसपोर्टेड है. ओके, लेटरली अनसपोर्टेड है. और बेंडिंग मोमेंट उसका हम एग्जांपल में लेते हैं 150 किलो न्यूटन मीटर. तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला बनता है, यहाँ पे मैं आपको फार्मूला दूंगा सिर्फ, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर रहता है वो बहुत
लेंदी और टीडियस रहता है, इसलिए इसकी डेप्थ में जाके भी हमारा इतना कुछ मीन्स फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसको कैलकुलेट कैसा कर, मीन्स फार्मूला देता हूँ कि इसको कैलकुलेट कैसा करते हैं। इलास्टिक टॉर्शनल बकलिंग मोमेंट MCR यू कैन, आपको कैलकुलेट करने का तो यहाँ पे फार्मूला उसका पाई स्क्वायर EIY डिवाइडेड बाय LT होल स्क्वायर अंडर रूट G इंटू J डिवाइडेड बाय IY प्लस पाई स्क्वायर EIW डिवाइडेड बाय LLT होल स्क्वायर रेज टू 0.5। सो यहाँ पे जो फार्मूला है सिंप्लीफाई किया गया है क्लॉज 8.2.2 को लेकर। ओके, सो आपको इसके अंदर क्या वैल्यूज आप पुट कर लेते हैं तो आपको जो इलास्टिक लैटरल टॉर्शनल बकलिंग मोमेंट आपको मिल जाता है। बाकी जो है इसका डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ आपको फाइंड करना है। डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ तो आपको ZP इंटू FBD डिवाइडेड बाय गैमा M0 यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसका फॉर्म। बाकी आपको ये देखना है बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन में बताता हूँ आपको। M20 बोल्ट यूज़ कर रहे हैं आप, बोल्ट M20 ग्रेड 4.6 FUB हमारा 400 है, 400 MP है। प्लेट हमारा 10 mm थिकनेस का है, Fe410 स्टील। सो यहाँ पे हमें शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालने का है उसके। यहाँ पे आपको शेयर कैपेसिटी गैमा M1 इज इक्वल टू 1.25। फॉर कनेक्शन के लिए हमें 1.25 लेते हैं। हमें जो है थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी फैक्टर बढ़ा के लेना पड़ेगा कि हमारा जो डिज़ाइन है वो ज़रा मीन्स फेल्योर में प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके, VDSB इज इक्वल टू FUB इंटू NB डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 गैमा M1। FUB is nothing but 400 and NB net bearing area of that bolt 245 and under root 3 and gamma M1 is 1.25. So you can get this value for 45.3 kilonewton. Okay, this is for shear capacity and this formula for bearing capacity. Okay, 2.5 kb/d into T into Fu divided by gamma M1. So 2.5 into kb factor from IS 800 2007 bearing capacity. In that formula you can get this value 0.61 into diameter 20 into thickness 10 into FUB is ultimate strength of bolt divided by gamma M1. So this is partial safety factor 1.25. You can get the bearing capacity of this bolt 100 kilonewton. So minimum of these, so this is the means यहाँ पे जो इसका मिनिमम रहता है वो हमारा बोल्टेड कनेक्शन का डिज़ाइन स्ट्रेंथ रहता है। ओके, इतना वो शेयर गवर्न करने वाला है 45.3 किलोन्यूटन। इसका मिनिमम लेना पड़ता है हमें। ओके, फॉर सेफ्टी पर्पस एंड फॉर इकोनॉमिकल पर्पस। इफ़ यू डिज़ाइन वेल्डेड कनेक्शन, ओके, अब ऊपर देखे हमने बोल्टेड कनेक्शन, अब डिज़ाइन कर रहे हैं हम वेल्डेड कनेक्शन। फिलेट वेल्ड है आपका 6 mm वेल्ड है। वेल्ड साइज हमारा 6 mm है, लेंथ उसका 200 mm है। इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं हम E41XX, FU उसका रहेगा 410 MP है। ओके, अब यहाँ पे इसका डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैसा निकालेंगे। सब में पहले इसका मेन जो वेल्ड का रहता है मेन पार्ट वो रहता है थ्रोट थिकनेस। ओके, तो थ्रोट थिकनेस निकालते हैं हम 0.7 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट, वो थिकनेस ऑफ वेल्ड। सो थिकनेस ऑफ वेल्ड हमारा जो है 6 mm है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई करें तो 4.2 mm ये हमारा थ्रोट थिकनेस आएगा। ओके, डिज़ाइन स्ट्रेंथ गैमा M1 इज इक्वल टू 1.25। अब इसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालनी है हमें वेल्डेड कनेक्शन की। तो यहाँ पे FU इंटू टी थ्रोट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड, ओके, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 गैमा M1। सो अल्टीमेट स्ट्रेंथ यहाँ पे 410 है। थ्रोट थिकनेस हमारा 4.2 है। हमारे जो लेंथ है वेल्ड की वो 200 mm है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इंटू गैमा M1 हमारा है 1.25। बिकॉज हम कनेक्शन डिज़ाइन करें तो कनेक्शन डिज़ाइन के लिए हमारे पास जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25 रहता है।
तो इसका जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ आएगा वेल्डेड कनेक्शन फिलेट वेल्ड का 159 किलो न्यूटन। जैसा ही फिलेट वेल्ड करते हैं उसके साथ डबल वेल्डेड भी आता है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो डबल वेल्ड का निकल जाता है। ओके, तो ये फिलेट वेल्डेड कनेक्शन का हो गया और बोल्टेड कनेक्शन का हो गया। ओके, तो ये आपको ये एक मैंने एग्जांपल लिया, जैसा आपको एक ओवरऑल पता होना कि कौन सी चीज़ कॉम्प्रेशन मेंबर कैसा डिज़ाइन होता है, टेंशन मेंबर, बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स कब कौन सा यूज़ करते हैं, ओके, और क्यों यूज़ करते हैं, ये आपको मैंने सब बताया। की टेकवे gamma M0 1.1 फॉर मेंबर डिज़ाइन यील्डिंग बकलिंग, ओके, 1.25 फॉर कनेक्शन डिज़ाइन बोल्ट वेल्ड रप्चर। आप कौन से भी टाइप का कनेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको 1.25 पार्शियल सेफ्टी लेना पड़ेगा, और 1.1 जो है मेंबर डिज़ाइन के लिए लेना पड़ेगा। यील्डिंग बकलिंग किसके लिए भी चेक कर रहे हो तो आपके पास 1.1 फैक्टर होना उसका। गवर्निंग लिमिट जो है टेंशन के अंदर आपका लिमिट स्ट्रेस के लिए कर रहे हैं आप, तो टेंशन आपका मेंबर कभी टेंशन में है तो इट्स नथिंग बट यील्डिंग इज ग्रेटर देन रप्चर। ओके, इफ यू डिजाइन बोल्ट्स देन योर shear is greater than bearing. Okay, if your member in tension then your yielding is greater than rupture. यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए। और यहाँ पे आपको मतलब वो जो समरी है ऊपर का जो कैलकुलेशन करे हमने उसकी समरी है, कंपोनेंट जैसे टेंशन मेंबर, कॉलम, बोल्ट, वेल्ड, और उसके डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितना है थी, ओके, उसका लिमिट स्टेट, गवर्निंग लिमिट स्टेट क्या था, यील्डिंग, बकलिंग, शियर, रप्चर, क्या उसके अंदर ज़्यादा आया था। जैसा टेंशन के अंदर टेंशन मेंबर में यील्डिंग के लिए पास हुआ था, ओके, कॉलम के लिए बकलिंग के अंदर, बोल्ट में शियर और वेल्ड में वेल्ड रप्चर। और उसके जो फैक्टर्स है हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स क्या क्या लिए तो वो यहाँ पे मेंशन है। तो ये समरी है ऊपर की, और ये कुछ और एग्जांपल है आपको बताने के लिए। जैसा हमारा क्लास 4 रहता है, क्लास 1 2 3 कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, ओके, ये सेक्शंस रहते हैं। एक चौथा टाइप का क्लास रहता है जैसा सिलेंडर सेक्शन, ओके। सिलेंडर सेक्शन में क्या होता है, वो लोकल बकलिंग के लिए यूज़ होता है। सिलेंडर सेक्शन, अब जैसा आपके पास एक प्लेट है, ओके, प्लेट है आपके पास 200/6 mm की, आपका जो यील्ड स्ट्रेंथ मतलब उसकी जो ग्रेड है, ग्रेड ऑफ दैट प्लेट FE410, okay. So in that you can see take this check classification clause, classification means आपको पहले क्लासिफिकेशन उसका चेक करना पड़ेगा क्लॉज 3.7.2 में, ओके, IS 800 2007। आपके पास विड्थ टू थिकनेस रेशो पहले कैलकुलेट करना है। ये सिलेंडरनेस सेक्शन के लिए देख रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कौन सी भी प्लेट, जैसा आप कभी कभी क्या होता है हम डिज़ाइन, ये चीज़ हमें पता नहीं रहती है, हम क्या करते हैं कितना भी उसको वेट डेप्थ दे डालते हैं, थिकनेस कितने भी ले लेते हैं, 12 mm 10 mm, ओके। जो बिगिनर्स रहते हैं वो कितने भी ले लेते हैं, वो उनको रेशो नहीं पता होता है तो वो सिलेंडर सेक्शन बन जाता है, वो प्लेट सिलेंडर सेक्शन बन जाते हैं। और सिलेंडर सेक्शन जो है कभी भी जो है डिफ्लेक्शन के लिए सही नहीं रहता है, ओके। आप उसके ऊपर मेंबर रेस्ट करेंगे वो फिर बाद में प्लेट फेल हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्लॉज आपको पता होना चाहिए। सिलेंडर सेक्शन कैसा चेक करते हैं प्लेट के लिए, आपके पास विड्थ टू थिकनेस रेशियो B/T रेशो, जैसा B यहाँ पे विड्थ है 200 डिवाइडेड बाई 6, ओके, 6 हमारा थिकनेस है, तो यहाँ पे जो है 33.3 हमारा विड्थ टू थिकनेस रेशो आ रहा है। लिमिट स्टेट फॉर क्लास 3 सेमी कॉम्पैक्ट, ओके, सेमी कॉम्पैक्ट जो क्लास 3 रहता है वो सेमी कॉम्पैक्ट रहता है, उसका जो रेशो आता है 21.4 √ 250 डिवाइडेड बाई FY। अब FY जो है हमारा 250 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 21.3 21.4 इतना ही चाहिए हमारा। अब ये जो है 33, ये जो विड्थ टू थिकनेस रेशो आ रहा है 33.3, ओके, 33.3 जो है ग्रेटर है 21.4 से, तो हमारा जो क्लास आएगा वो क्लास 4 के अंदर
आएगा हमारा जो प्लेट आएगा, तो सेमी कॉम्पैक्ट में नहीं आएगा, डायरेक्ट सिलेंडर में आ जाएगा। ओके, तो ये सिलेंडर सेक्शन आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्लेट जो है, हम जो प्लेट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर में, स्टील स्ट्रक्चर में, तो वो सिलेंडर सेक्शन में आ रहा है कि किस में आ रहा है। आपको ये पता नहीं है तो फिर प्लेट कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा प्लेट और कितने साइज का प्लेट है वो प्रोवाइड करना है? वो प्लेट जो है, एक तो सब में पहले हमारे को एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस भी इसके अंदर मैटर करता है। आपका जो मेंबर आ रहा है, जैसा आपका कौन सा मेंबर आप ले रहे हैं, जो कॉलम मेंबर आपका, आप ISMB, ISHB या फिर टैपर सेक्शन या फिर आपका जो होलो सर्कुलर सेक्शन, ओके, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, फिर दूसरी चीज़ जो है आपका, आप कौन से टाइप का कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा आप शेयर कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं या मोमेंट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो है आपको मतलब बाद में चेक करने का है। सब में पहले आपका वो क्राइटेरिया पहले आएगा कि आपका कनेक्शन कौन से टाइप का आप पहले कनेक्शन देना चाह रहे हैं। तो ये बताने का पर्पस ये है कि जो आप प्लेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, आपने प्लेट प्रोवाइड कर लिए, लेकिन आपको वो चेक करना पड़ेगा कि उसके वो सिलेंडर सेक्शन में है या नहीं है। ओके, तो प्लेट डिसाइड करना अभी हम लोग आगे देखेंगे कि किसमें कौन सा प्लेट और क्या। हाँ, वो आपको मैं जब वो कनेक्शन डिज़ाइन देखेंगे हम, तो मैं आपको वहाँ पे पूरा क्लियर बताऊँगा कि पहले कनेक्शन डिज़ाइन का कनेक्शन कैसा होता है, फिर उसके बाद प्लेट कैसे डिसाइड होती है, कौन सी प्लेट लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। और कौन सा कॉर्नर लेना चाहिए या कौन सा चैनल जो आप बता रहे हो, कौन सा हॉलो पाइप या क्रॉस सेक्शन, कौन सा सेक्शन प्रेफर करेंगे हाँ, बताएंगे? हाँ, वो आगे के मतलब अभी तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, इसलिए मैं सिर्फ आपको एक ओवरऑल बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसे ऐसे मेंबर्स रहते हैं, ऐसे ठीक पार्ट होते हैं। ओके, है, ये फाइल हमें मिलेगी। हाँ, ये मैं आपको लेक्चर के बाद प्रोवाइड कर लूँगा, सबको प्रोवाइड कर लूँगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब डिज़ाइन स्ट्रेंथ, जैसा सिलेंडर सेक्शन है, अब उसके डिज़ाइन स्ट्रेंथ देखना है हमें। इफेक्टिव विड्थ क्लॉज 8.3.1.2 यहाँ पे हमारा इफेक्टिव विड्थ रहेगा। इफेक्टिव विड्थ 21.4 इंटू 6, ओके, 6 हमारा थिकनेस है, तो यहाँ पे इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है उसका विड्थ मिल जाएगा। आपको क्या पता था, आपको उसकी विड्थ पता थी, लेकिन इफेक्टिव विड्थ कितनी है वो प्लेट की, तो वो है 128.4। ओके, सो इफेक्टिव एरिया कितना है, क्या इफेक्टिव विड्थ क्या, इफेक्टिव विड्थ का मतलब होता है कि जो सेक्शन इफेक्टिवली वो लोड कैरी करने वाला है। ओके, जैसा जैसे हमारा प्लेट 200 का था तो उसमें से 128.4 एरिया ही जो है जो हमारा लोड बेयर करेगा। हाँ, वैसा जब पूरे का पूरा नहीं कवर का सेक्शन कवर वो इफेक्टिव रहता है, उसके अंदर कितना पार्ट इफेक्टिव है, जैसे ये 200 की प्लेट है, लेकिन उसके अंदर जो है 128.4 इतना ही विड्थ जो है वो इफेक्टिव विड्थ है। ओके, वो उतना ही कवर करने वाला है लोड को। और उसके बाद इफेक्टिव एरिया मतलब आपको इफेक्टिव विड्थ पता चल गई 128.4, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस से। ओके, तो आपको इफेक्टिव एरिया मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे तीसरा है डिज़ाइन स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी आएंगी, जो प्लेट लोड कैरी करने वाला है वो कितना करने वाला है वो निकालने का है। तो इफेक्टिव एरिया इंटू FI डिवाइडेड बाई गामा M0। तो यहाँ पे हमारा जो इफेक्टिव एरिया है वो 770 है, यील्ड स्ट्रेंथ हमारा 250 है, और गामा M0 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल आपको मैंने पहले बता दें 1.1 लेते हैं। जब कनेक्शन डिज़ाइन करेंगे तो तभी 1.25 लेंगे अपन। तो यहाँ पे जो है इफेक्टिव एरिया इंटू FI डिवाइडेड बाय 1.1 करेंगे तो 175.1 किलो न्यूटन जो है हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ दैट प्लेट रहेगा। इतना ही हमारा वो प्लेट लोड कैरी कर सकता है, इतना किलो न्यूटन का। ओके, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ तीसरा पॉइंट है। एक बात पूछनी है इसमें कि ये जो
हाँ, ये लिमिट्स है। मतलब IS 800 2007 में वो एक टेबल दिया हुआ है, जैसा कि उसमें क्लास 4 तक है, क्लास 1 टू क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ओके। तो हमारा जो कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, स्लेंडर सेक्शन है, तो अब जो लास्ट का जो क्लास 4 है वो स्लेंडर सेक्शन है। तो अब क्लास 3 के अंदर जो था ना हमारा, उसका फार्मूला है 21.4। अब ये 21.4 के बिलो में आ रहा है, ये 33.3 आया है ना, ये कभी इसके बिलो में आता तो ये क्लास 3 के अंदर फॉल करता था, लेकिन उसके ज़्यादा आया, वो 33.3 आया है। तो 33.3 जो है 21.4 से ज़्यादा, इसलिए ये जो सेक्शन है हमारा क्लास 4 में आया है। पहले डिसाइड करना है वो प्लेट कौन सी है हमारी। लेकिन इसमें भी आता है, तो वो लिमिट जो है 21.4 है उसको फिर यूज करना है। 21 बी इफेक्टिव में वो 21.4 में लिमिट है, जिसको 6 से मल्टीप्लाई किया। हाँ। मतलब बी इफेक्टिव जो निकाला है उसमें ना बेसिकली थिकनेस तो 6 है 6 mm, लेकिन 21.4 यही वैल्यू है। हाँ, ये फार्मूला है, ये फार्मूला उसका, ये तो ये रहेगा 21.4 रहेगा। नहीं, फॉर्मूला इसका ऐसे है कि अच्छा, तो ये फॉर्मूला में भी 21.4 है, मतलब ये डिफरेंट वैल्यू है, वो डिफरेंट है, वो मैच हो रही है इसके। हाँ, नहीं नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट है वो फार्मूला, ये चेक करने के लिए 21.4 √250 डिवाइडेड बाई FY। ओके, ये फार्मूला अलग है। ये तो सेट हो गया। ये फार्मूला 21.4 इंटू थिकनेस है। ओके। अच्छा, सही हो गया, तो वो मुझे लग रहा था शायद वो वैल्यू ही है। हाँ, नहीं वो अलग अलग है। अच्छा, एक चीज और पूछी थी कि पहले मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, वो जब क्या? हमने कंप्रेशन नंबर किया था ना, तो वहाँ एक लैम्बडा की वैल्यू आपने दी थी। जब आपने कंप्रेशन नंबर का बताया था ना इधर शुरू में, तो आपने एक लैम्बडा की वैल्यू दी थी जिससे आपने वो बकलिंग स्ट्रेंथ निकाली थी। वो लैम्बडा जो ये दिया था कॉम्प्रेशन। आपने इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, वो आगे ये जो 120 लिया है, स्लेंडरनेस रेशियो लैम्बडा जो 120 लिया, ये 120 कहाँ से वैल्यू आई है 120? नहीं, ये सेक्शन का मतलब इफेक्टिव लेंथ पता है आपको, तो उसका फार्मूला √I/, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया, तो आपको सिलेंडरनेस रेशो मिल जाता है। अच्छा, वहाँ ये डायरेक्टली ये लिए हमने। और ये जो इफेक्टिव लेंथ है, ये आमतौर पे पूरी लेंथ का कुछ फ्रैक्शन होती है ना इफेक्टिव लेंथ, नहीं, तो ये ये अगर इफेक्टिव लेंथ जो रहती है ना वो अलग अलग होती है। तो मैं आपको, जैसा मैं इसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा, क्या मतलब अमेरिकन कोड और इंडियन स्टैंडर्ड कोड इफेक्टिव लेंथ अलग अलग वेरीज होते हो, सेम नहीं रहता है। मैं सिर्फ एग्जांपल लिया हूँ। क्योंकि पिन कनेक्शन अगर हो तो बंद होता है लेंथ, और थोड़ा सा इफेक्टिव निकालने का तरीका बताएंगे आप हमें। हाँ, मैं वो बताऊंगा वो ठीक बाद के लेक्चर ठीक में। है, वही ओके ओके। अब ये जो तीसरा ठीक है, पार्ट, ठीक है। हाँ, ये तीसरा पार्ट है कंबाइन एक्सियल प्लस बेंडिंग। ओके। यहाँ पे कंबाइन एक्सियल प्लस बेंडिंग लेंगे हम, क्लॉज 9.3। यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम ISHB 200, एक्सियल लोड है, ये पूरा गिवन है। ओके, ISHB 200, एक्सियल लोड 200 किलो न्यूटन एंड बेंडिंग मोमेंट M इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन मीटर। ओके, जब हम कंबाइन एक्सियल प्लस बेंडिंग के लिए करते हैं तो हम तब हमारा फॉर्मूला होता है P डिवाइडेड बाय PD प्लस MY डिवाइडेड बाय MDY। ये जो है हमारा जो रेशो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब हमारा जो मेंबर है वो पास होता है। तो ये जनरली हम कॉलम डिज़ाइन करते टाइम ही करते हैं। ओके, ये इंटरेक्शन रेशो रहता है जो है आपका मतलब सेक्शन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये आपको बता देता है। तो हमारे पास एक्सियल लोड भी है P, बेंडिंग मोमेंट M है। अब एक्सियल कैपेसिटी हमारी PD, जैसा इसके पहले के कॉम्प्रेशन मेंबर लिया थे अपन ने। ओके, वो कॉम्प्रेशन मेंबर जैसा ऊपर का, उसके अंदर कॉम्प्रेशन मेंबर में इसके जो वैल्यू आ रही थी 384 किलो न्यूटन। ओके, और मोमेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला है MDY। अब जैसा PD अपने को पता है, MDY निकालना है हमें। MDY रहता है ZP इंटू FI डिवाइडेड बाई गैमा M0, सेक्शन मॉडुलस। ZP इज नथिंग बट सेक्शन मॉडुलस ऑफ दैट मेंबर।
सो सेक्शन मॉडुलस जो है आपको मेंबर का, हर एक मेंबर का अलग अलग होता है। जैसा ये ISHB 200 का जो है 651 इंटू 10⁻³ है। ओके, Fi जो है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट दिस मेंबर 250 है और गामा M0 1.1 है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैलकुलेट होके आ जाएगा 148 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब यहाँ पे आप इसके ये फार्मूले में डालेंगे P डिवाइडेड बाय PD, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 384 और 50 डिवाइडेड बाय 148, तो आपको 0.86 वॉल्यूम मिलेंगी। इट शुड बी लेस देन 1। सो आपका जो कॉलम या कॉम्प्रेशन मेंबर है वो आपका सेफ रहेगा। ओके, एक्सियल प्लस बेंडिंग के अंदर। तो ये एक्चुअल में ये कंबाइन एक्सियल प्लस बेंडिंग के लिए क्लॉज 9.3 यूज़ होता है। और ये स्लेंडरनेस सेक्शन था। और जैसे कि कॉलम का मैंने 384 किलो न्यूटन, ये यहाँ की बात हो रही है। ISHB 200 उसके अंदर भी लिया गया था और ये यहाँ पे भी ISHB 200 ही है। ओके, तो वो आपका कौन सा मेंबर कंबाइन एक्सियल प्लस बेंडिंग के लिए पास है या नहीं है, ये आपको इस तरीके से पता करना पड़ता है। अब चौथा पॉइंट है फटिग डिज़ाइन। अब फटिग डिज़ाइन क्या होता है? क्लॉज 13 के अंदर दिया हुआ है, गिवन डिटेल फिलेट वेल्ड ऑन अ ब्रैकेट कैटेगरी 80 एज पर टेबल 23। ओके, स्ट्रेस रेंज 60 MPa है हमारा। फिलेट वेल्ड ऑन अ ब्रैकेट, अब फिलेट वेल्ड कर रहे हैं हम ब्रैकेट पे, और इसकी कैटेगरी 80 है और टेबल हमारा 23 है IS 800 2007 का। और स्ट्रेस रेंज है हमारी 60 MPa की। और यहाँ पे हम नंबर ऑफ साइकिल, ये सब गिवन है, ये कैलकुलेटेड नहीं है कुछ भी इसके अंदर। नंबर ऑफ साइकिल है n इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁶। ओके, ये नंबर ऑफ साइकिल मीन्स ये साइक्लिक फटिग क्यों प्रोड्यूस होता है स्ट्रक्चर में? बिकॉज ऑफ साइक्लिक लोडिंग। ओके, आप कभी एक जगह पे आ रहे जा रहे तो तब उसके अंदर साइक्लिक लोडिंग पैदा मीन्स जनरेट होता है। तो ये फटिग डिज़ाइन कब कैसा करना है वो दिया हुआ है। फटिग स्ट्रेंथ चेक इंडोरेंस लिमिट कैटेगरी 80 के लिए हमें करना है। तो इंडोरेंस लिमिट ऑफ दैट मटेरियल इज इक्वल टू 80 MPa फ्रॉम टेबल 23। ओके, और मॉडिफाइड इंडोरेंस लिमिट आपको मॉडिफाइड करना है ये इंडोरेंस लिमिट को, तो डिवाइडेड बाय गामा एम एफ करना पड़ता है आपको। तो 1.25 से जो भी आपके पास इंडोरेंस लिमिट है उसको डिवाइडेड बाय 1.25 करेंगे तो ये मॉडिफाइड इंडोरेंस लिमिट आपकी मिल लेंगी। ये है 64 MPa। ओके, हमारी स्ट्रेस रेंज आ रही है 60 MPa, तो 60 इज लेस देन 64 MPa, सो इट्स सेफ इन फटिग डिज़ाइन। तो ये फटिग डिज़ाइन आपके पास वेल्ड कर रहे हैं आप ब्रैकेट्स में या फिर आप मतलब बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो, तो तब यहाँ पे फटिग डिज़ाइन करना पड़ता है आपको, क्योंकि वहाँ पे जो है साइक्लिक लोडिंग बहुत ज़्यादा चलती है। आपने देखे होंगे, मतलब क्या होता है कभी कभी बोल्ट आप लगा देते हैं, एक कनेक्शन बना रहे हैं आप, अब वहाँ पे हमने बोल्ट सब फिक्स कर दिए, लेकिन आप जब भी में फेल नहीं होता, आप उसके ऊपर मीन्स वो कनेक्शन के पास जो है कौन सी भी रेल जा रही है, ओके, या फिर कौन से भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो क्या होता है उसके ऊपर वो लोड आने से घड़ी मीन्स रिपीटेडली लोड आने से क्या हो जाता है वो साइक्लिक लोडिंग प्रोवाइड मतलब आ जाती है उसके अंदर, और वो उसके वजह से क्या हो जाता है वो बोल्ट है वो लूज़ हो जाता है। तो ये फटिग डिज़ाइन हमें जो है मीन्स ये लिमिट को कम कर लेता है, ये चेक करके दे देता है कि हमारे स्ट्रक्चर फटिग के लिए सेफ है या नहीं है। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। नहीं, ये कनेक्शन नहीं, वेल्ड के लिए वेल्ड, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ फटिग कैसा होता है करके। मतलब अगर वेल्ड कर रहे हैं तो उसमें चेक करना है, अगर बोल्टेड कनेक्शन है फिर नहीं
हाँ, उसके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है बोल्टेड कनेक्शन के लिए। वेल्ड आप वो भी वेल्ड जो भी मतलब ब्रैकेट दे रहे हैं आपके पास बहुत बड़ा मतलब ज़्यादा कैंटिलीवर ब्रैकेट है तो तब चेक करना ज़रूरी है उसको। वो क्रेन वगैरह तो बनती है ना इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में उसके ऊपर। हाँ, डिफ्लेक्शन लिमिट डिफ्लेक्शन लिमिट चेक करने के आपको आप तो क्लॉज 5.6.1 में है। बीम ISHB 300 है हमारे पास, स्पान उसका 6 मीटर है। लाइव लोड डिफ्लेक्शन लिमिट स्पान बाय 300। ओके, जो हम लाइव लोड के लिए कर रहे हैं। ओके, लाइव लोड डिफ्लेक्शन लिमिट रहता है हमारा स्पान बाय 300। सो कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन, अब ये जो बीम है हमारा वो सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बनता है सिंपली सपोर्टेड प्लस UDL। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, UDL है उसके अंदर, सिंपली सपोर्टेड है प्लस UDL है। तो आपका जो फार्मूला मिलेगा उसका 5WL/4 डिवाइडेड बाय 384 EI। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, L इज नथिंग बट लेंथ ऑफ दैट मेंबर। So if you put all the value, so you can get the 50 mm. Okay, 50 mm पॉइंट समथिंग रहेंगे, लेकिन आपको 50 mm यहाँ पे अज्यूम करना है। परमिसिबल डिफ्लेक्शन यहाँ पे जो है स्पान बाय 300 है, तो 6000 डिवाइडेड बाय 300, सो हमारे पास आ रहा है ये 20 mm। ओके, अब यहाँ पे जो है हम कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन 15 mm है, लेकिन परमिसिबल हमारा ज़्यादा है। ओके, यहाँ तक परमिसिबल है वो 20 mm तक, तो हमारा जो कैलकुलेटेड 15 आ रहा है तो वो कम आ रहा है एज़ कम्पेयर टू 20 mm। तो हमारा जो डिफ्लेक्शन के लिए स्ट्रक्चर है वो पास हो जाएगा। ओके, तो ये डिफ्लेक्शन के लिए चेक ऐसा करते हैं जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके। ये लिमिट जो है ना, हाँ, ये लिमिट है, मतलब ये सिर्फ लोड के लिए बस देखना है, डेड लोड को नहीं। नहीं सबके लिए रहता है वो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जब एक टेबल है उसका पूरा उसके लिमिट मतलब स्प्लिट हो गई। हाँ, ये एग्जांपल है सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या ये देखो लाइव लोड के लिए इतना रहता और ये है। आई वैल्यू तो पूरी होती होगी, जैसे कंक्रीट में तो क्रैक हो जाता है ना सेक्शन, तो इसमें तो आई वैल्यू वही आई वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्रॉस एरिया की आई वैल्यू। हाँ, वो स्टील में तो कोई क्रैकिंग नहीं होती ना, तो आई वैल्यू पूरी होती है, आई क्रॉस ही होता है। हाँ, मतलब ये जो भी आपको ये कैलकुलेट ये मेंबर के हिसाब से रहता है ISHB 300 आई वैल्यू। हाँ। सिंपल से। हम्म। और आपके पास है अब ये कनेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं आप इसेंट्रिक बोल्टेड जॉइंट। आपके पास जो जॉइंट है आप समझो इसेंट्रिक है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक नहीं है। और जब हम बोल्टेड डिज़ाइन करते हैं कनेक्शन तो उसे एक इसेंट्रिक थोड़ा लेते हैं, क्योंकि फील्ड में हम डायरेक्टली कट टू कट सेंटर में नहीं प्रोवाइड कर सकते। ओके, क्या हमारा लोड जो है डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेट आना, थोड़ी सी इसेंट्रिसिटी रहती है उसके अंदर। तो वो इसेंट्रिक चेक करने के लिए ये डिज़ाइन प्रोसीजर है कनेक्शन डिज़ाइन। सो बोल्ट ग्रुप हमारा 4 M20 के 4 बोल्ट्स है, ग्रेड 4.6 है। इसेंट्रिक लोड हमारा है 50 किलो न्यूटन एट 100 mm। जो भी हमारा 2 बोल्ट का सेंटर रहेगा, वो बोल्ट के सेंटर से 100 mm इसेंट्रिक पे 50 किलो न्यूटन का लोड हमारा एक्ट हो रहा है। ओके, और डिज़ाइन स्टेप्स क्या रहेंगे इसमें? सबसे पहले रहता है डायरेक्ट शेयर पर बोल्ट। ओके, डायरेक्ट शेयर निकालना पड़ता है हमें। तो डायरेक्ट शेयर कैसे निकालेंगे हम? इसेंट्रिक लोड यहाँ पे हमारा 50 है, 50 डिवाइडेड बाय 4, नंबर ऑफ बोल्ट हमारे 4 है, तो हमारा डायरेक्ट शेयर कितना बोल्ट में आ रहा है? 12.5 किलो न्यूटन। ये हमारे एक बोल्ट में एक बोल्ट इतना शेयर कैरी कर रहा है। अब मोमेंट कितना इंड्यूस होगा शेयर में? तो उसके लिए हमारे पास है P इंटू ई इंटू आर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ R स्क्वायर। तो P हमारा जो है मीन्स लोड,
50 का है। ओके, इसेंट्रिसिटी हमारी 100 की इंटू 71 जो हमारा आर वैल्यू है। ओके, ये कैलकुलेट होता है फ्रॉम मेंबर। और यहाँ पे जो 4 इंटू 71 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो गएंगे 17.6 किलो न्यूटन। इसका रिजल्टेंट शेयर रहेगा, रिजल्टेंट शेयर अंडर रूट ऑफ 12.5 स्क्वायर प्लस 17.6 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो है रिजल्टेंट शेयर मिल जाएगा। तो ये रिजल्टेंट शेयर 21.6 यहाँ पे जो है 45.3 इससे कम है। ओके, चेक अगेंस्ट बोल्ट कैपेसिटी हमारा ये 45.3 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा कम हो रहा है उससे। तो ये जो है हमारा जो शेयर के लिए सेफ है। ओके, बोल्ट कनेक्शन। अब यहाँ पे समरी है उसकी। लिमिट स्टेट में हमने ये इतने मेंबर्स देखे, टेंशन, यील्डिंग में टेंशन, रप्चर, कॉम्प्रेशन, बकलिंग में, और बोल्ट शेयर, वेल्ड स्ट्रेंथ। इसके फॉर्मूले से ये है। ओके, टीडी ये जो पूरे फॉर्मूले है ये हमने ऊपर देख ली है। अब समरी बता रहा हूँ उसको आपकी सिर्फ। गैमा एम की वैल्यू कब कब कितने कितने लिए ये इसके अंदर दिए हुए हैं। सिलेंडर सेक्शन ओवरसाइड, चेक बी बाय टी। ओके, ये यहाँ से कट कर देंगे अपन। बी बाय टी रेशो टू अवॉइड अनअकाउंटेड लोकल बकलिंग। लोकल बकलिंग आपको अवॉइड करने की है, तो आप बी बाई टी रेशो यहाँ पे चेक करना पड़ता है हमें। फटीग इग्नोरेंस, फॉर फटीग इग्नोरेंस कभी करना है आपको, तो साइक्लिक लोड रिक्वायर्ड कैटेगरी ट्रैक टेबल 23 IS 800। IS 800 में टेबल 23 दिया हुआ है आपको। उसके हिसाब से आपने चेक कर लिया तो आपका जो मेंबर है वो फटीग से निकल ले आता है, मतलब आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर डिफ्लेक्शन निगलेक्ट, आपको डिफ्लेक्शन निगलेक्ट करना है। ओके, मतलब आपके स्ट्रक्चर में विद इन परमिसिबल लिमिट डिफ्लेक्शन आना, तो फिर आपको सर्विसेबिलिटी लिमिट के लिए चेक करना पड़ता है। ओके, अब ये लोड कैलकुलेशन अलग अलग कोड के अलग अलग रहते हैं। तो ये IS 800 2007 क्लॉज 5.3 के अंदर देखेंगे हम, तो जो लोड कॉम्बिनेशन है वो 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड रहता है। ओके, आप विंड और सेस्मिक लेंगे, अलग अलग लेंगे, तो जैसा 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 विंड लोड और सेस्मिक लोड, ये आप दोनों में से एक लगा सकते हैं। और ओवर टर्निंग चेक करना है आपको, तो 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड। और ये ऐसा रहता है। डेड लोड जो है इसके अंदर आपका सेल्फ वेट, शीटिंग, इंसुलेशन, जो भी आपके स्ट्रक्चर में डेड वेट प्रोवाइड कर रहे हैं, डेड लोड आपको वहाँ से मिलेंगे। जैसा IS 875 पार्ट 1, ये पार्ट 1 के अंदर आपको डेड लोड मिलेगा। लाइव लोड जो है पार्ट 2 के अंदर मिलेगा। विंड लोड पार्ट 3, और सेस्मिक लोड कैलकुलेशन करना है आपको, तो IS 1893। ओके, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, प्राइमरी फ्रेम रहता है आपका, प्राइमरी फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं आप, तो ये रिजिड पार्शली रिस्ट्रेंट कनेक्शन रहेंगे इसके। सेकेंडरी मेंबर जो रहते हैं पर्लिन, गर्ट, इनको चेक फॉर बेंडिंग, शियर और डिफ्लेक्शन, इतना करना पड़ता है। और सॉफ्टवेयर टूल आप स्टैट प्रो, ई टैब, कौन से भी टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसा MK PEB बोल के भी सॉफ्टवेयर है। ओके, तो अब जनरली हम स्टैट प्रो प्रीफर करते हैं सॉफ्टवेयर टूल फॉर PEB स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन। डिज़ाइन कंपोनेंट हमारा जो रहेगा IS 800 प्रोविजंस रहेंगे इसके अंदर। मेन फ्रेम हमारा कॉलम एंड राफ्टर रहेगा। ओके, चेक फॉर एक्सियल एंड बेंडिंग, जो मेन फ्रेम है हमारा, जैसा कॉलम और राफ्टर है,
तो उसके लिए एक्सेल प्लस बेंडिंग जैसा क्लॉज 9.3 में दिया हुआ है, तो एक्सेल प्लस बेंडिंग के लिए चेक करना इसको ज़रूरी है मेन फ्रेम को। सिलेंडरनेस चेक जो रहेगा हमारा, जो हमारा सिलेंडरनेस रेशो है वो लेस देन इक्वल टू 180 फॉर कॉम्प्रेशन मेंबर। जैसा हमारा कॉलम जो है वो जनरली कॉम्प्रेशन मेंबर होता है, तो उसका जो सिलेंडरनेस रेशो रहता है वो 180 से लेस होना चाहिए। लोकल बकलिंग, लोकल बकलिंग के लिए आपको बताया था जैसा प्लास्टिक सेक्शन है, प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, स्लेंडर, ये 4 टाइप के क्लास रहते हैं। कभी आप मीन्स इफ़ यू डिज़ाइन कॉलम एंड राफ्टर देन यू कैन गो विद दिस go through with this plastic compact, semi compact, slender section in which your means plate or your column, your rafter, in which classification it fall, you can check with that. Okay, purlin and girth purlin and girth जो रहते हैं हमारे जनरली कोल्ड फॉर्म सेक्शंस रहते हैं। ओके, फॉर बेंडिंग M इज़ लेस देन MEP, जो उसके बेंडिंग है उसके जो मूवमेंट आ रहे हैं वो लेस होना चाहिए। ओके, जो भी एक्चुअल मूवमेंट से। सो इट्स क्लॉज 8.2 में दिया हुआ है उसकी। और जैसा अपन पर्लिन और गर्ट को जो है मूवमेंट बेंडिंग के लिए और डिफ्लेक्शन लिमिट के लिए चेक करते, जैसा मेन फ्रेम जैसा कॉलम, राफ्टर, 3 चीज़ों के लिए एक्सियल बेंडिंग, सिलेंडरनेस चेक और लोकल बकलिंग, इस 4 चीज़ों के लिए चेक करते, वो 3 चीज़ों के लिए चेक करते। वैसा ही पर्लिन और गर्ट बेंडिंग और डिफ्लेक्शन लिमिट के लिए चेक करना ज़रूरी है हमें। तो बेंडिंग के लिए क्लॉज 8.2 दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन लिमिट के लिए L/180 और फॉर लाइव लोड L/150 फॉर डेड लोड और लाइव लोड। डेड लोड प्लस लाइव लोड है आपका तो L/150 रहेगा आपका जो डिफ्लेक्शन लिमिट है, और L/180 रहेगा कभी आपका सिर्फ लाइव लोड के लिए चेक कर रहे हैं आप। कनेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं आप, कनेक्शन डिज़ाइन बोल्टेड और वेल्डेड कौन से भी कर रहे हैं तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है, शियर एंड बेयरिंग कैपेसिटी। ओके, क्लॉज 10.3 के अंदर दिया हुआ है। कनेक्शन डिज़ाइन कर रहे तो शियर और बेयरिंग कैपेसिटी के लिए चेक करना ज़रूरी है। मोमेंट कनेक्शन के लिए भी जैसा आप सिर्फ मोमेंट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्लॉज 12 यहाँ पे दिए हुए हैं। ब्रेसिंग सिस्टम आप कर रहे हैं तो आपको 2 चेक ज़रूरी है, टेंशन, एक तो आपका ब्रेसिंग टेंशन आएगा या फिर कॉम्प्रेशन में आएगा। तो टेंशन में आ रहा तो क्लॉज 6.3 है, कॉम्प्रेशन में आ रहा है तो क्लॉज 7 है। ओके, ये टेंशन मेंबर और कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए है। फाउंडेशन डिज़ाइन, आप फाउंडेशन डिज़ाइन कर रहे हैं। हाँ, नहीं, शेयर इतना डोमिनेट नहीं करता है क्योंकि शेयर हम पर्लिन को जो है ना ऑलरेडी सिंपली सपोर्टेड कर देते हैं। ओके, तो उसके अंदर जो है बेंडिंग आता है, लेकिन जो मेजर पार्ट रहता है इसका पर्लिन्स का वो आता है डिफ्लेक्शन। ओके, क्योंकि वो आप सिर्फ एक कनेक्टिविटी के लिए दे रहे हैं, उसने मेन फ्रेम को और जो शीटिंग है उसको होल्ड करके रखना, तो इसके लिए हम पर्लिन जनरली प्रोवाइड करते हैं, उसका मेन पार्ट नहीं होता है ना। हाँ, हाँ, इससे मैंने जैसा पिछले इसमें एग्जांपल लिया ना, ये इसकी परमिसिबल लिमिट दे देता है, जैसा L/180, L/150, तो इसकी लिमिट आ जाती है, वो लिमिट के कम ही होना चाहिए आपकी। ये क्या?
ये ना, लिमिट क्यों है ये 180 से लेस 1 ये बात। ये टेबल बोले क्या आप? नहीं नहीं ये ये ऊपर वाले ये 180 जो आपने ये क्या नहीं नहीं सिलेंडरनेस चेक बोल रहे क्या आप, क्या ये बोल रहे? फोर्स ऑफ प्रेशर यही बात ये पर्लिन एंड गार्ड का डिफ्लेक्शन लिमिट इससे ऊपर वाले कौन सी? इससे ऊपर जो है ये मेन ये वाले हाँ ये मेन फ्रेम की, मेन फ्रेम का क्या? हाँ जी स्लेंडरनेस सेट ये स्लेंडरनेस सेट की लिमिट पूछ रहा हूँ 180 से कम की हाँ कम होनी चाहिए वो। क्योंकि जो कभी सिलेंडरनेस चेक इसलिए करते हैं हम कि भाई वो जो कॉलम है वो लोकल बकलिंग या फिर बकलिंग में फेल ना हो जाए। ओके, सिलेंडरनेस रेशो कम रहेगा उसका तो उतना ही वो मीन्स स्ट्रेंथ रहेंगी उसके अंदर। जैसा आपका आपने दो कॉलम रहते हैं, जैसा शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, आपने कभी आपके कॉलम का लेंथ बढ़ते जा रहा है और आप उसको सिलेंडरनेस चेक नहीं करते तो वो बकलिंग में फेल हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है वो एक तरफ झुक जाता है या फिर उसके अंदर एक ये तो ये कोई बकलिंग। भी कॉलम तो हम कोई भी कॉलम इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा ये चेक लगाएंगे नहीं नहीं उसकी लिमिट्स रहती है, लेकिन जनरली कॉम्प्रेशन मेंबर जो रहेगा कॉलम तो वो उसकी यही लिमिट रहेंगी 180 से लेस रहना हो। क्यों? फॉर सेफ्टी पर्पस। हाँ मतलब ये जो है शॉर्ट कॉलम के लिए, कभी आप लॉन्ग कॉलम में जाते हैं तो वो सिलेंडर में हो जाता है तो उसके जो उसका जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है वो पूरा चेंज हो जाता है। ओके, क्योंकि वो उसके अंदर जो है आपने एक तो उसकी लिमिट क्रॉस कर ली, 180 के अबाव चल गया, आप मीन्स आपका सिलेंडरनेस रेशो 180 के अबाव चल गया, आपने लॉन्ग कॉलम यूज़ कर लिया तो उसके अंदर जो है सब में पहले आपके ऊपर जैसा यहाँ पे बता रहा है एक्सियल बेंडिंग, सिलेंडरनेस चेक और लोकल बकलिंग। तो आपका मीन्स बकलिंग में ये सिलेंडर में चल गया तो इसका जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है वो बहुत मीन्स क्रिटिकल हो जाता है वो। इसलिए ये लिमिट जो है 180 के अंदर रहेंगी तो अच्छा रहेगा कॉलम के लिए। ओके ठीक है मतलब ये लिमिट बात हाँ ठीक है। अब ये ब्रेसिंग सिस्टम के लिए दो टाइप के ब्रेसिंग रहते हैं, एक तो टेंशन मेंबर रहता है या फिर कॉम्प्रेशन मेंबर रहता है। ओके, टेंशन मेंबर हम जो है क्लॉज 6.3 में देखते हैं, कॉम्प्रेशन मेंबर क्लॉज 7 में देखते हैं। आप कौन सी भी ऐप जैसा आप ब्रेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं पीपी के अंदर तो आप ये डायरेक्ट नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता कि भाई ये जो ब्रेसिंग है वो टेंशन ब्रेसिंग है या फिर कॉम्प्रेशन ब्रेसिंग है। ओके, पहले हमें चेक करना पड़ता है कि ये इसका बेस स्पेसिंग कितना है, इसका लोडिंग क्या टाइप में आ रही है। ओके, और ये ब्रेसिंग कहाँ प्रोवाइड हो रही है। ओके, फिर एक बार एनालिसिस करके चेक करना पड़ता है यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है हम डिसाइड होता है क्या फिर उसके टाइप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसा आप कौन से टाइप का ब्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं, जैसे एंगल यूज़ कर रहे हैं या फिर पाइप यूज़ कर रहे हैं, रॉड यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है ब्रेसिंग सिस्टम। तो ये आपको सिर्फ एक डिज़ाइन बता देता है, जैसा टेंशन मेंबर आपका ब्रेसिंग टेंशन में आ रहा है तो क्लॉज 6.3 से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कॉम्प्रेशन आ रहा है तो क्लॉज 7 से आप कर सकते हैं। अब आपको फाउंडेशन डिज़ाइन करना है, फाउंडेशन डिज़ाइन करना है तो उसमें आता है एंकर बोल्ट डिज़ाइन फॉर अपलिफ्ट एंड शेयर। ओके, ये चेक करना आपको ज़रूरी है, एंकर बोल्ट डिज़ाइन। और बेस प्लेट थिकनेस, आपको बेस प्लेट थिकनेस क्लॉज 7.6 से कैलकुलेट करना पड़ेंगे फाउंडेशन डिज़ाइन कर रहे तो। उसमें ये दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं फाउंडेशन डिज़ाइन में। सर्विसेबिलिटी चेक, आपके पास डिफ्लेक्शन लिमिट है क्लॉज 5.6, क्लॉज 5.6 सर्विसेबिलिटी चेक कर रहे हैं आप।
तो रूफ पर्लिन के लिए आपको स्पान बाय 150 यूज़ करना पड़ेगा फॉर डेड लोड प्लस लाइव लोड, और साइड गर्ड के लिए स्पान बाय 180 फॉर विंड लोड। ओके, ये दो अलग अलग हैं। स्पान बाय 150 फॉर पर्लिन्स, रूफ पे जो पर्लिन रहते हैं उसके बाद उसके डिफ्लेक्शन लिमिट चेक करने के लिए स्पान बाय 150 रहता है, और साइड गर्ड के लिए स्पान बाय 180। इसमें जो आएगा वो विंड लोड डोमिनेट होगा। ओके, और जो रूफ पे रहेंगे उसके अंदर डेड लोड प्लस लाइव लोड डोमिनेट रहेगा। डक्टिलिटी एंड फटिक कंसिडरेशन फॉर डायनेमिक लोड, आपके स्ट्रक्चर पे कभी डायनेमिक लोड आ रहे हैं तो तभी हम ये डक्टिलिटी और फटिक कंसिडरेशन करते हैं। ओके, स्पेशल कंसिडरेशन फॉर पीबी वर्सेस कन्वेंशनल स्टील। अब जो कन्वेंशनल स्टील स्ट्रक्चर होते हैं जैसा स्टील ट्रसेस वगैरह, तो पीबी और उसके अंदर क्या डिफरेंस है। ओके, अब जैसा अपन पीबी सेक्शन लेते हैं उसमें टेपर सेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्टिमाइज हो सकता है कभी भी। ओके, अकॉर्डिंग टू बेंडिंग मोमेंट उसको ऑप्टिमाइज करते हैं अपन, लेकिन कन्वेंशनल स्टील में ये चीज़ नहीं रहती है। ओके, उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते अपन अकॉर्डिंग टू बेंडिंग मोमेंट। सेकेंडरी मेंबर इसके अंदर जो रहता है जेड बाई जेड सेक्शन, सी सेक्शन विथ हाई स्पान टू डेप्थ रेशो। शीटिंग एंड इंसुलेशन कंट्रीब्यूट टू स्टिफनेस। ओके, शीटिंग और इंसुलेशन यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं उस शेड को। ये आपको IS 800 के क्लॉज अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट। ओके, यहाँ पे एक समरी है, इसके कंपोनेंट्स है जैसे टेंशन मेंबर, कॉम्प्रेशन मेंबर, बीम, लेटरली सपोर्टेड और अनसपोर्टेड, कंबाइन एक्सियल प्लस बेंडिंग, कनेक्शन मीन्स बोल्टेड, वेल्डेड, और डिफ्लेक्शन लिमिट। सो इसके लिए आपको कौन सा क्लॉज यूज़ करना चाहिए इसका यहाँ पे डिटेल दिए हुए हैं। ओके, द LSD मेथड, okay, limited design method in IS 800 2007 ensures safe and economical PEB design by considering strength, stability and serviceability. okay, ये इतने चारों चीज़ें जो है वो कंसिडर में करता है वो। यहाँ पे की स्टेप्स क्या है? की स्टेप इंक्लूड लोड कैलकुलेशन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मेंबर डिज़ाइन एंड डिफ्लेक्शन चेक्स with special attention to taper section and secondary member in PEB. ओके, यहाँ पे इसके कैलकुलेशन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मेंबर डिज़ाइन, डिफ्लेक्शन चेक, ये सब यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो टेपर सेक्शन यूज़ करते हैं इसके वजह से क्या हो जाता है, हमें PEB स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमिक प्रोवाइड करता है, इसलिए ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होता है। ओके, तो ये जो पीबी में अपन जो डेप्थ वेरी करते हैं इसकी भी कुछ लिमिट्स रहती है, तो वो लिमिट मैं आपको बाद में बताऊंगा, और इसके जो प्रॉज एंड क्या क्या रहता है वो आपको बताऊंगा। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये अलग कर लेंगे इसको अपन। ओके, यहाँ पे अब ये LSD मेथड IS 800 मैंने आपको बता दिया पूरा, उसका मीन्स PEB में क्या रहता है, उसका डिज़ाइन स्टेप्स कैसे रहते हैं, चेक्स कैसे रहते हैं। ओके, ये आपको एक ओवरऑल व्यू अकॉर्डिंग टू इंडियन कोड मैंने आपको बता दिया। अब ये जो दूसरी चीज़ है ASCE कोड, ओके, तो वो अब स्टार्ट करेंगे हम। When it comes to steel structure analysis and design, load and resistance factor design LRFD and allowable strain design ASD are two distinct methodologies. Here is a breakdown of their key difference. यहाँ पे ASD मेथड और LRFD मेथड ये आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ये एक बार वापस देख लेंगे हम।
क्या AHD मेथड में और LRFD मेथड में क्या डिफरेंस रहता है, इसको क्यों, कब कौन सा यूज़ होता है, कैसा यूज़ होता है, ये देखेंगे। ओके, कंसेप्ट AHD allowable strength design method focus on keeping stresses within allowable limit। ओके, अब यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक ओवरऑल व्यू में मीन्स आपको एक ऊपर की एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है जब AHD, LHD, LRFD मेथड्स आप देखेंगे, तो आपको मीन्स बाद में पता होना चाहिए कि भाई कौन सी मेथड क्यों यूज़ नहीं करते और कौन सी मेथड क्यों यूज़ करते हैं हम। तो इसके लिए ये कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। ओके, तो अलाउएबल स्ट्रेस मेथड हम यूज़ करते हैं टू कीपिंग स्ट्रेसेस इन अलाउएबल लिमिट। जो स्ट्रेसेस है उनको अलाउएबल लिमिट में रखने के लिए AHD मेथड यूज़ होता है। इट कंपेयर कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस अंडर सर्विस लोड, एक्चुअल unfactor load to allowable stresses which are a fraction of the material yield strength. It uses a single factor of safety to account for uncertainties in load and material strength. Okay, ये क्या करता है, सिंगल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आप एक रजिस्टर में नोट डाउन करके रखिए, मतलब बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इट इज़ यूज अ सिंगल फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटीज इन लोड एंड मटेरियल स्ट्रेंथ। अब इसने ये वर्ड यूज़ करा है अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मतलब कुछ पता नहीं। अभी जैसा हम लोड तो अज्यूम करते हैं हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर लोड इतना आने वाला है, ये हमारी मटेरियल स्ट्रेंथ इतनी आने वाली है। ओके, लेकिन जब आप एक्चुअल प्रैक्टिकल करते हैं तो इसके अंदर वेरिएशंस होते हैं। लोड जितना क्या उतना वेरी होता है, मतलब कभी बहुत ज़्यादा हो गया, कभी बहुत कम हो गया, कभी क्या हो गया ये। और फिर मटेरियल स्ट्रेंथ भी हमारा जो है वेरी करता है थोड़ा। तो इसमें क्या होता है, ये सबके लिए वो सिंगल फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कौन? AHD। इसका अप्रोच क्या है, सर्विस लोड आर यूज फॉर कैलकुलेशन। ओके, ये क्या करता है, सर्विस लोड यूज करता है कैलकुलेशन के लिए। अलाउएबल स्ट्रेसेस आर डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द मटेरियल स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जब भी आपको अलाउएबल स्ट्रेसेस निकालना है तो आपको जो मटेरियल स्ट्रेंथ है डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दिया आपने, तो आपको अलाउएबल स्ट्रेसेस मिल जाएंगे आपको। लेकिन उसके लिए आपको मटेरियल स्ट्रेंथ पता होना और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। डिज़ाइन इंश्योर दैट कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस डू नॉट एक्सीड दिस अलाउएबल स्ट्रेसेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अ सिंगल ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाई फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ। एप्लीकेशन, ट्रेडिशनली यूज एंड स्टिल समटाइम प्रीफर फॉर सर्टेन मटेरियल और सिंपलर स्ट्रक्चर। मतलब ये जो है इसके अंदर एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच नहीं है, मतलब ये मटेरियल के साथ और लोड के साथ चेंज नहीं होता है। ओके, ये हर लोड और हर मटेरियल को सेम फैक्टर प्रोवाइड करता है। इसलिए ये क्या हो जाता है, ये ट्रेडिशनली मतलब पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अब जो है बहुत सिंपल स्ट्रक्चर रहा है आपका, या फिर एकदम सर्टेन मटेरियल के लिए ये यूज़ होता है। AHD मेथड ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। क्यों, मैंने आपको बता दिया। क्या ये क्या करता है, ये अनसर्टेनिटीज़ मीन्स कंसिडर नहीं करता है। जैसा लोड के हिसाब से चेंज होना चाहिए तो लोड के हिसाब से चेंज नहीं होता है, और मटेरियल स्ट्रेंथ के हिसाब से उसने फैक्टर्स को चेंज करना चाहिए तो फैक्टर्स उसके चेंज नहीं होते, वो सेम कांस्टेंट फैक्टर देता है। तो इसलिए उसे AHD मेथड को हम यूज़ नहीं करते हैं। ये चीज़ की वजह से। LRFD, लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिज़ाइन। LRFD, इसका कंसेप्ट क्या है, LRFD इज़ अ मोर मॉडर्न। ओके, ये क्या है, बहुत मॉडर्न है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच, इसकी जो अप्रोच रहती है वो प्रोबेबिलिटी अप्रोच रहती है। इट कंसिडर द वेरिएबिलिटी ऑफ लोड एंड मटेरियल स्ट्रेंथ सेपरेटली। तो ये मैंने आपको जो बोला वो इसने LRFD ने कंसिडर कर लिया। ओके,
LRFD क्यों यूज़ करते हैं, ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है वो, क्या वो लोड के हिसाब से और मटेरियल स्ट्रेंथ के हिसाब से चेंज होता है। ओके, अलग अलग लोड को, डेड लोड हो, लाइव लोड हो, विंड लोड हो, सबके लिए अलग अलग फैक्टर्स है। मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स के लिए, मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए अलग अलग फैक्टर है। तो इसलिए ये जो LRFD है वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अप्रोच रखता है, इसलिए इसको LRFD को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इट यूज लोड फैक्टर टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर टू रिड्यूस द मटेरियल स्ट्रेंथ। तो इट यूज लोड फैक्टर टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ लोड, ये लोड फैक्टर यूज़ करता है। जैसा हम LSD, लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो यूज़ होता है उसके अंदर यूज़ होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, और इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, लोड फैक्टर्स। ओके, लोड फैक्टर टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर टू रिड्यूस मटेरियल स्ट्रेंथ। यहाँ पे लोड फैक्टर यूज़ होता है इफेक्ट ऑफ लोड को बढ़ाने के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और रेजिस्टेंस फैक्टर यूज़ होता है टू रिड्यूस मटेरियल स्ट्रेंथ। ओके, मटेरियल स्ट्रेंथ रिड्यूस करने के लिए रेजिस्टेंस फैक्टर यूज़ किया जाता है, लोड फैक्टर यूज़ किया जाता है लोड इफेक्ट बढ़ाने के लिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेजिस्टेंस फैक्टर रिड्यूस करता है मटेरियल स्ट्रेंथ को टू ऑप्टिमाइज द डिज़ाइन, और लोड फैक्टर क्या करता है, उसकी लोड कैपेसिटी, लोड फैक्टर टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ लोड। तो अपना जो स्ट्रक्चर है वो मीन्स लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है उसकी, और जो इकोनॉमिकल वे में जाता है वो। ओके, अप्रोच इसका क्या रहेगा, फैक्टर लोड, सर्विस लोड मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर आर यूज फॉर कैलकुलेशन। द डिज़ाइन इंश्योर दैट द फैक्टर रेजिस्टेंस exceed the effect of factor load. Okay, it is based on limit state which are condition beyond which a structure is no longer performed in intended function. Factor इसके रहेंगे, use separate load factor to account for load uncertainties and resistance factor to account for material strength uncertainties. जो लोड के अंदर अनसर्टेनिटीज आती है, जो मटेरियल के अंदर अनसर्टेनिटीज आती है, तो वो दोनों को अलग अलग तरीके से देखता है। लोड को, जो लोड में जो अनसर्टेनिटीज आती है इसलिए वो लोड फैक्टर यूज़ करते हैं। स्ट्रेंथ में जो अनसर्टेनिटीज आती है इसलिए रेजिस्टेंस फैक्टर यूज़ होते हैं। ओके, ये पैरामीटर्स है उसके फैक्टर्स है। एप्लीकेशन क्या है इसका, वाइडली अडॉप्टेड इन मॉडर्न डिज़ाइन कोड्स पर्टिकुलरली फॉर स्टील एंड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। स्टील और कंक्रीट स्ट्रक्चर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज़ करते हैं मॉडर्न डिज़ाइन कोड के अंदर। इट इज़ कंसिडरेबल टू प्रोवाइड अ मोर कंसिस्टेंट लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। इसके अंदर जो है कंसिस्टेंट, मतलब बहुत कंसिस्टेंट लेवल रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो बाकी के जो ASD मेथड है ASD मेथड देखो आप, तो उसके अंदर वो इतना प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के साथ वो वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए उसको हटा दिया ASD मेथड। ओके, जैसा LSD में देखे थे अपन ने, तो उसके साथ एक WSM मेथड रहता है, WSD वर्किंग स्ट्रेस मेथड रहती है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड को जो है पहले यूज़ किया जाता था, अब यूज़ किया जाता है लिमिट स्टेट मेथड को, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड जो है वो एक्चुअल में चेंज करते, मतलब एक्चुअल उसके जो लोड पैरामीटर्स है, मटेरियल जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर देता है वो मटेरियल के लिए, ओके, लोड फैक्टर देता है लोड के लिए, तो वो अकाउंट करता है। ओके, तो वैसा ही LRFD भी जो है मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस फैक्टर देता है, जैसा वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर देता है, यहाँ पे वो LRFD जो है रेजिस्टेंस फैक्टर देता है। ये दोनों के अंदर जो दो टर्म है वो अलग अलग टर्म है। ओके, मतलब वो काम एक ही करते लेकिन नाम अलग अलग है उनके। वैसा ही वहाँ पे लोड फैक्टर है, यहाँ पे भी लोड फैक्टर है जो लोड को चेक करते हैं। की डिफरेंस समराइज की डिफरेंस है इसका, की डिफरेंस मैं बता दूँ आपको। लोड कंसिडरेशन ASD में यूज़ होता है, यूज सर्विस लोड,
दे यूज़ सर्विस लोड, मतलब जितना है उतना डायरेक्ट। अब अपने को नहीं पता होता है कि यार ये अभी जैसा आप एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो अब स्ट्रक्चर डिज़ाइन मतलब स्ट्रक्चर पे कितना लोड आने वाला है सिर्फ अपन अज्यूम कर सकते हैं। अब एएचडी क्या करता है, वो सर्विस लोड मीन्स लो बोलता है। अब सर्विस लोड तो अपन डायरेक्ट ले नहीं सकते, अब अपने को उसके अंदर अनसर्टेनिटीज रहती है, तो इसलिए हम एएचडी मेथड नहीं करते। एलआरएफडी क्या करता है, यूज फैक्टर लोड्स। ओके, दे प्रोवाइड, एलआरएफडी प्रोवाइड फैक्टर्स फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, स्ट्रेंथ कंसिडरेशन। एएचडी रिड्यूस मटेरियल स्ट्रेंथ बाय सिंगल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये मटेरियल स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है, लेकिन ये यूज़ करता है सिंगल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, लेकिन एलआरएफडी रिड्यूस करता है मटेरियल स्ट्रेंथ को बाय रेजिस्टेंस फैक्टर। ओके, ये यूज़ करता है रेजिस्टेंस फैक्टर टू रिड्यूस मटेरियल स्ट्रेंथ। Reliability, LRFD provide a more consistent level of reliability due to its probability based approach. AHD provide a more general safety factor. ये जनरल सेफ्टी फैक्टर है और ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में हमें LRFD प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंट लेवल। मॉडर्निटी, LRFD is the more modern design standard in ensure in essence LRFD attempt to provide a more refined and statistically sound approach to the structural design by separately accounting for inherent variability in load and material strength. The main difference between LRFD and ASD in steel structure analysis and design lies in their approach to safety, load factor and resistance factor. हियर डिटेल ऑफ कंपैरिजन, तो यहाँ पे उसका डिटेल कंपैरिजन यहाँ है। अब बेसिक कंसेप्ट देखेंगे उसका हम LRFD का। LRFD यूज फैक्टर लोड टू इंक्रीज लोड एंड रिड्यूस रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ। ओके, डिजाइन कंडीशन, फैक्टर लोड इज लेस देन इक्वल टू फैक्टर रेजिस्टेंस। सो फैक्टर रेजिस्टेंस यहाँ पे लेते हैं हम phi into Rn, more probabilistic considering uncertainties in both load and material strength. ये पूरा है इसके अंदर। डिज़ाइन कंडीशन यहाँ पे फैक्टर लोड इज लेस देन फैक्टर रेजिस्टेंस, इट इज़ मोर प्रोबेबिलिस्टिक कंसिडरिंग अनसर्टेनिटीज इन बोथ लोड एंड मटेरियल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये एचडी यूज अनफैक्टर सर्विस लोड एंड कंपेयर देम टू अलाउएबल स्ट्रेसेस, रिड्यूस मटेरियल स्ट्रेंथ। डिज़ाइन कंडीशन यहाँ पे रहती है उसकी, अप्लाई स्ट्रेसेस इज लेस देन इक्वल टू अलाउएबल स्ट्रेस। Okay, Fa is equal to Fi divided by Ohm. More deterministic based on historical safety factor. ये deterministic रहता है और historical safety factor के ऊपर काम करता है। इसके अंदर divide by Ohm हो रहा है और इसके अंदर जो है multiply हो रहा है resistance factor। Okay, safety factor LRFD applied load factor to different load type. Example 1.2 dead load plus 1.6 live load means LRFD के अंदर जो load factor commonly use होता है 1.2 dead load plus 1.6 live load. Use resistance factor, जो phi की वैल्यू है वो typically 0.9 for steel bending to account material variability. अब आपका जो स्टील है वो बेंडिंग में फेल होने के, जैसे आपको एक स्टील डिज़ाइन मेंबर डिज़ाइन कर रहे हैं जिसको आपको लगता है कि स्टील में बेंडिंग ज़्यादा आ सकते हैं। ओके, तो आपको चाहिए कि जो रेजिस्टेंस फैक्टर है वो 0.9 वो यूज़ करें। ओके, एचडी क्या करता है, यूज़ सिंगल फैक्टर ऑफ सेफ्टी साई, टिपिकली 1.67
for steel building to reduce material strength. Load are used to service load no amplification. Okay. लोड कॉम्बिनेशन देखेंगे इसके. लोड कॉम्बिनेशन क्या रहते हैं? LRFD AIC 36016 में इसका लोड कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 1.4 डेड लोड, 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड प्लस 0.5 मीन्स डेड लोड, वो स्नो लोड, या फिर आपके पास जो भी लेटरल लोड और रेन बाकी के लोड रहे तो उसके साथ आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. ओके. और 1.2 डेड लोड, 1.6 लाइव लोड और प्लस 0.5 विंड लोड, 0.5 अर्थक्वेक लोड, 0.8 विंड लोड. ओके. और AHD मेथड क्या करता है? फैक्टर यूज़ नहीं करता है, वो सिर्फ डेड लोड प्लस लाइव लोड डायरेक्ट करता है. मटेरियल स्ट्रेंथ रिडक्शन, मटेरियल स्ट्रेंथ रिडक्शन कर रहे हैं हम, तो LRFD यूज फैक्टर रेजिस्टेंस. ओके. फाई जो है 0.9 यूज होता है फॉर फ्लेक्चर इज नथिंग बट अवर बीम इन PB इज राफ्टर. ओके. you can use factor resistor factor 0.9 for that calculation, and for allowable stress 1.67. अब यहाँ पे कब कौन सा यूज करेंगे? ओके. LRFD prefer for modern design especially when live load dominate, example high rise building, bridges. ओके. लाइव लोड डोमिनेट जहाँ पे कर रहा है तो वहाँ पे ये LRFD यूज़ करेंगे हम. मोर इकोनॉमिकल एज इट अकाउंट फॉर लोड वेरिएबिलिटी. HD फॉर सिंपल स्ट्रक्चर विथ प्रीडोमिनेटली डेड लोड. स्मॉल बिल्डिंग के लिए, स्टोरेज रेक्स के लिए ये ज़्यादातर यूज़ होता है. इसके अंदर पहले का आपके पास डेटा होना बहुत ज़रूरी है लोड का, जैसा कितना डेड लोड यहाँ पे आया था, कितना लाइव लोड आया था, तो तब आप ये AHD मेथड यूज़ कर सकते हैं. लाइव लोड जो ये LRFD मेथड LRFD मेथड इज मोर प्रोबेबिलिस्टिक. दे कैन यूज load factor. Because of that you can not worry about what what load come. You can consider the load, then you can add the factors and proceed accordingly. AIC standards, both method are permitted in AIC 360 steel construction manual. Okay. In conclusion, LRFD is more optimized and probabilistic, leading to potentially lighter designer but require more complex calculation. AHD is simple but may result in conservative design since it doesn't account for load variation as precisely. For modern steel structure, LRFD is generally recommend, but AHD remain useful for simple. Okay. सिंपल केसेस के लिए हम जनरली यूज़ कर लेते हैं AHD को, और LRFD जो है कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर को, बड़े हाई राइज स्ट्रक्चर को हम प्रीफर करते हैं. ओके. कंपैरिजन ऑफ LRFD, LHD एंड AHD मेथड. यहाँ पे इसका कंपैरिजन है तीनों मेथड्स का. यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन किया है, जैसा इसमें बताऊँ आपको. इसको अलग कर लेंगे. Here is a clear comparison of LRFD, AHD and LHD method, focusing on their safety factor, design philosophy and application in steel structure. Load and resistance factor design, LRFD. Okay. So key feature क्या रहेंगे इसमें? LRFD का देख रहे हैं हम सिर्फ. Separate load factor and resistance factor to account for uncertainties in load and material strength independently. Governed by AIC 360. Okay.
सेफ्टी फैक्टर, लोड फैक्टर यहाँ पे यूज़ होगा, एम्पलीफाई सर्विस लोड 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड। रेजिस्टेंस फैक्टर अलग अलग यूज़ होते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे रिड्यूस नॉमिनल स्ट्रेंथ 0.9 फॉर बेंडिंग, 0.75 फॉर शेयर। ये सेफ्टी फैक्टर हम रेजिस्टेंस फैक्टर यूज़ कर सकते हैं। लोड फैक्टर देख ले, रेजिस्टेंस फैक्टर देख ले। डिज़ाइन इक्वेशन इसका ये रहेगा, ओके, 5i इंटू क्यू आई लेस देन और इक्वल टू 5 इंटू आर एन। और ये जो है हमारा लोड इफेक्ट है, ओके। तो लोड इफेक्ट हमारा जो कंसिडर करते हैं हम, जैसा डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए हम करेंगे, कभी बीम डिज़ाइन कर रहे हैं आप, तो 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड इज लेस देन इक्वल टू 0.9 इंटू mn। mn इज नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी। अब ये जो 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड इससे लेस रहा तो आपका जो डिज़ाइन है वो पास रहेगा, ओके। ये बोलना चाहता है। तो ये वैल्यू आपकी जितनी लेस रहेंगी 0.9 इंटू mn, ओके, तो आपका जो डिज़ाइन है वो उतना ही इकोनॉमिकल रहेगा, क्योंकि ये आपकी ये वैल्यू डेड लोड प्लस लाइव लोड आपका कम रहेगा। ये आपका 200 आया और ये 250 आया, ये इससे कम हो गया तो आपका बीम जो है वो पास हो जाएगा। ये एक एग्जांपल में आप देखेंगे हम। अलाउबल स्ट्रेस डिज़ाइन, अलाउबल स्ट्रेस डिज़ाइन क्या करता है? फिलोसॉफी, यूज अ सिंगल ग्लोबल फैक्टर सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू रिड्यूस मटेरियल स्ट्रेंथ कीपिंग लोड एट सर्विस लोड, गवर्न ओल्डेस्ट AIC स्टैंडर्ड IS 800 वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये जो आपको बोला था मैंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, तो वैसा ही है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी जो है अब यूज़ नहीं करते। अलाउबल स्ट्रेस इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज होता है 1.67, ओके। डिज़ाइन इक्वेशन यहाँ पे रहेगा डेड लोड प्लस लाइव लोड लेस देन इक्वल टू Fy इंटू जेड डिवाइडेड बाय 1.67। जेड क्या है यहाँ पे? प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ओके। इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू देन इफ डेड लोड प्लस लाइव लोड lies is less than this value, then your beam is safe in ASD method. Or for a limit state design, so for limit state design philosophy is same, combine LRFD likely partially safety factor for load and material gamma m but terror for Indian standard, okay। LRFD और LSD मेथड लगभग सेम उस पर काम करते, वो सेम प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे काम करते हैं, लेकिन LRFD मेथड जो है बाहर के देशों में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इंडियन जो है अपने इंडिया में जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड ही वो फैक्टर्स लेना पड़ता है, क्योंकि आप बाहर के फैक्टर्स लेंगे तो वहाँ के जो रिसर्चर है जिन्होंने वो ASC कोड AIC कोड लिखे होंगे, वो उन्होंने उधर के फैक्टर्स, उधर के जो कंडीशन है, उधर के मटेरियल स्ट्रेंथ के हिसाब से कंडीशन, इन्वायरमेंट कंडीशन, ओके, सब पैरामीटर के हिसाब से उन्होंने वो फैक्टर्स लिए, ओके। जो रेजिस्टेंट फैक्टर लिए अमेरिकन कोड के अंदर, जो लोड फैक्टर लिए उन्होंने वहाँ के कंडीशन के हिसाब से लिए। जो इंडिया में है वो इंडिया के हिसाब से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और लोड फैक्टर लिया हुआ है। तो दोनों भी मॉडर्न मेथड्स हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे काम करते हो, ओके। गवर्न बाय IS 800 2007 इंडिया। लोड फैक्टर हमारा जो रहता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कोड 1.5 डेड लोड, 1.5 लाइव लोड और 1.2 विंड लोड एटसेट्रा क्लॉज 5.4 में यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अंदर जो हम देखते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम यूज़ करते थे, मैंने आपको पूरे ऊपर एग्जांपल बताया हुआ है। 1.1 इल लिमिट स्टेट के लिए, 1.25 अल्टीमेट लिमिट स्टेट के लिए, कनेक्शन के लिए, ओके। डिज़ाइन इक्वेशन यहाँ पे उसका सेम रहता है।
जो भी 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड जो रहेगा लेस देन इक्वल टू AGFY डिवाइडेड बाय 1.1 रहे ना आपका, तब आपका जो मेंबर है वो टेंशन में पास रहेगा। ओके, अब यहाँ पे LRFD जो है इसका बेसिक क्या रहता है इसका, LRFD, AHD और LHD मेथड। LRFD पूरा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे चलता है, AHD मेथड जो है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे चलता है। हर चीज़ इसमें डिटरमाइन करना पड़ता है, जैसा डेड लोड, लाइव लोड, आपको पूरा एक्यूरेट मालूम होना जभी यूज़ कर सकते हैं, आप वैसा यूज़ नहीं कर सकते। LRFD आप प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच रहता है ये यूज़ कर सकते हैं। LHD रहता है वो सेमी प्रोबेबिलिस्टिक रहता है, मतलब पूरा का पूरा डिटर्मिनिस्टिक भी नहीं है, पूरा प्रोबेबिलिस्टिक भी नहीं है, वो बीच में है, सेमी प्रोबेबिलिस्टिक है। लोड फैक्टर जो रहता है इसके अंदर 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड रहता है, और इसके अंदर 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड इतना रहता है। इसके अंदर लोड फैक्टर नहीं रहता है, इसके अंदर सर्विस लोड रहते हैं, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस फैक्टर इसके अंदर LRFD में यूज़ होता है 0.9, AHD मेथड में फैक्टर सेफ्टी लेते हैं हम 1.67, और LHD मेथड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं गामा M0 1.1 और गामा M1 1.25। डिज़ाइन स्ट्रेंथ, ओके, सबके अलग अलग है। की डिफरेंस क्या है इसके अंदर, अभी की डिफरेंस लोड फैक्टर LRFD और LHD, एक्सप्लिसिटीज एम्पलीफाई लोड, एग्जाम्पल 1.5 डेड लोड। AHD यूज सर्विस लोड अनफैक्टर। रेजिस्टेंस फैक्टर LRFD में यूज़ होता है 0.9, AHD में 1.67, LHD में सेम। व्हेन टू यूज विच, सो LRFD प्रीफर फॉर कॉम्प्लेक्स और ऑप्टिमाइज डिज़ाइन। ओके, आपका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स और ऑप्टिमाइज करना है आपको आपके स्ट्रक्चर को, तो LRFD बेस्ट है। AHD मेथड ओल्डर प्रोजेक्ट के लिए काम करता है और सिंपल स्ट्रक्चर के लिए। LHD मेथड ये सिर्फ मैंडेटरी फॉर इंडियन प्रोजेक्ट है, ओके, क्योंकि दोनों के बीच में आता है, ये ज़्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं देता, इसलिए इसको ज़्यादातर प्रीफर नहीं करते LHD, इंडियन कोड भी, लेकिन ये इंडिया के अंदर चलता है। अब कुछ लोग ये देखेंगे आप, बीम डिज़ाइन इन ऑल 3 मेथड, ओके, सेक्शन ISHB 300, ओके, इन इंडियन स्टैंडर्ड HB है यहाँ पे 300 का। तो यहाँ पे अपने पास एक डेटा है, समझो MN = 300, ये डिलीट कर देंगे हम। FY की वैल्यू हमारे पास 350, Z हमें पता है, सेक्शन मॉडुलस। यहाँ पे आप समझो लोड कॉम्बिनेशन LRFD में 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड, AHD में डेड लोड प्लस लाइव लोड, LHD में 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। तो ये इनके हिसाब से सबसे डिज़ाइन इक्वेशन LHD में आता है 0.9, ओके, हम बीम डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसका जो फैक्टर आता है 0.9 × 300, और इसका जो है AGFY, ओके, 250 FY × Z डिवाइडेड बाय 1.67, और इधर 1.1 है। तो इसका जो इसकी जो कैपेसिटी है अलाउएबल मोमेंट की, इसकी 270 जा रही है, 270 किलो न्यूटन मीटर, और इसकी 272.7 किलो न्यूटन मीटर, ओके। तो अप्रॉक्सीमेटली LRFD थोड़ा सा इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू LHD। तो यहाँ की जो अलाउएबल लिमिट, इसकी अलाउएबल मोमेंट जो है वो इतने हो रहे हैं। तो
यहाँ पे ये आज हमारा पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, LHD, LRFD और AHD मेथड ये कब यूज़ करते हैं, उसके एग्जांपल LHD मेथड मैंने आपको बताया, LHD मेथड कब यूज़ करते हैं, उसके जो प्रॉस कॉन्स और उसके डिज़ाइन एग्जांपल आप कौन सा, ओके, उसके पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कब कौन से फैक्टर लेना है ना, और कब क्या लेना है ये आपको बता दिया। आपको जो फॉर्मूलेज थे वो आपको बता दिया, उसके एग्जांपल्स आपको मैनुअल कैलकुलेशन भी करते आना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं जा सकते। सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले आपको पहले खुद कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें आपको आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं मैं आपको बता दिया। और LRFD और AHD मेथड में जो मेन डिफरेंस था, और AHD वो LHD, AHD और LRFD ये तीनों में जो मेन डिफरेंस था मैंने आपको वो सब क्लियरली बता दिया। अब इसके जो बात है मैं आपको और इसके अंदर और डीप में बताऊंगा कि मतलब इसके अंदर जो सपोर्ट कंडीशंस अलग कैसे होते हैं, उसके विंड लोड कैलकुलेशन दोनों अमेरिकन कोड में कैसे होते हैं, इंडियन कोड में कैसे होते हैं, और जो सपोर्ट कंडीशंस अलग अलग कैसे होते हैं, और जो बाकी के जो पैरामीटर्स है, जो डिज़ाइन पैरामीटर्स जो अपन कोड में यूज़ करते हैं, और जो कैलकुलेशंस जो है, ओके, मैं आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप ये क्लियर करते जाऊंगा कि मतलब हम दोनों भी पैरेलली समझ सके। जैसे मैं आज आपको पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट मतलब आपको एक ओवरऑल व्यू दिया कि इसके अंदर क्या उसके अंदर डिफरेंस रहता है LRFD और LHD मेथड में। इसके बाद हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लेक्चर लेने वाले हैं जिसमें हम दोनों का पैरेलली कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, तो हमें जो है दोनों भी पता चल लेगा क्या कब जो है कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, और कौन सा मीन्स विच कोड prefer which value for which parameter and which load calculation। ओके, सो हम ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आज का लेक्चर अभी ख़त्म होता है। आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर करके दे दूँगा। तो होप ये आपको समझ में आया होगा लेक्चर। आपको कुछ भी डाउट रहा तो मुझे पूछिए। ओके।